वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? अपना ख्याल रख रहे हो? बेटा अपना ख्याल रखें एंड डोंट टेक दिस थिंग लाइट। शुरू में आपको पता है कि हमारी जनता ने इसको यानी कि नॉर्मल लिया है और पीपल वर नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट दैट थिंग। तो ख्याल रखें, अल्लाह ताला बाकी आप लोगों को सेहत दें और जैसे जैसे इंशाल्लाह ताला सेहत है तो बाकी मामलात भी चलते रहेंगे। ऑब्वियसली आप अपने लिए भी कुछ कर सकेंगे, आप अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकेंगे और ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला आप अपने मुल्क के लिए भी कर सकेंगे। और सारी चीज़ें जो बुनियाद है जिस चीज़ से ये सारा कुछ शुरू हो रहा है वो सेहत से शुरू हो रहा है। तो अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। आप माशाल्लाह साइंस स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह। आप चीज़ों को लॉजिकली और इस लिहाज से एक्सेप्ट करें, इस लिहाज से समझें और अपने जो बड़े हैं, अपने से जो छोटे हैं, उनको भी कन्वे करने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 शुरू कर लिया था और ये हमारी बात हो गई थी कि चैप्टर नंबर 3 जो है ये 2 ग्रुप्स को कवर करेगा और वो ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 4 है, जिसमें हम ग्रुप नंबर 3 में हम देख रहे थे कौन कौन से एलिमेंट थे। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। उसके बाद 4th ग्रुप शुरू करेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड का। लेकिन आप लोग ये पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हैं साथ, मैं एक बार दोहरा देता हूँ दोबारा। मैंने आपको कहा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल कम से कम अब अगर मुकम्मल तौर पे नहीं भी कर पाते हैं ना तो स्पेशली जो एस ब्लॉक है, जो आपका पी ब्लॉक है और उसके बाद डी ब्लॉक में से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ज़रा आपके लिए टेक्निकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप ज़रूर इसको साथ साथ याद करते रहें, अभी वक्त है, याद किया जा सकता है, कोई जल्दी नहीं है आपके पास, घर पे रहते हैं, सारा टाइम वक्त होता है। तो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि आपने इतने घंटे या इतना जो मिनट है वो केमिस्ट्री पढ़ना है, या इतना टाइम आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है, इतने टाइम बायो पढ़नी है। बाकी अपने मामलात रिलैक्सेशन के वो भी ऑब्वियसली रखें, लेकिन तालीम को और एजुकेशन को अपने साथ लेके चलेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो बेटा पहला ग्रुप क्या था? वैसे मैं तो ये चाहता कि अगर आप इस तरह मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे सुनता, तो आप एक लम्हे के लिए ये ज़रा अपने जहन में रिवाइज करें ज़रा। पहले ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। उसके बाद दूसरे ग्रुप का जनरल नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। उसके बाद बेटा थर्ड आ गया था। थर्ड ग्रुप को हम बोरोन फैमिली भी कहते हैं, ग्रुप 3A भी कहते हैं, बोरोन फैमिली भी है। तो बोरोन फैमिली में कौन कौन है? यही जो आपके सामने लिखे हुए हैं अभी, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स बताऊंगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फिर उनको भी रट्टा मार लेना अच्छे तरीके से और पहले इनको रख लें। तो अब हम इसमें ग्रुप नंबर 3 में जो एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वो ये हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो हमारी ये बात हुई थी कि बोरोन जो है इसके अंदर ये वाहिद एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। बाकी ये जो सारे के सारे हैं ये क्या थे? ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल हैं। ऐसी है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और बोरोन के नॉन मेटल होने की रीज़न क्या थी? ये भी हमारी बात हो चुकी है कि बोरोन का साइज़ सबसे स्मॉल है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे आते हैं साइज़ इंक्रीज़ हुआ करता है। तो ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसका साइज़ सबसे स्मॉल होगा, जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका साइज़ सबसे लार्जर होगा। बोरोन का साइज़ सबसे स्मॉल, थेलियम का साइज़ सबसे लार्ज। और इसकी रीज़न क्या है साइज़ इंक्रीज़ होने की? कि इसमें जो आपका वो है पीरियड नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, आप पीरियड में जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज़ हो रहा है आपका साथ साथ में शेल नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। पीरियड नंबर 1 शेल नंबर 1, पीरियड नंबर 2 शेल नंबर 2, पीरियड नंबर 3
शेल नंबर 3, पीरियड नंबर 7 शेल नंबर 7, ऐसे ही है। तो जैसे जैसे आपके शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो शेल इंक्रीज होने के साथ साथ आपका साइज भी बढ़ रहा है। एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, जितने शेल इंक्रीज होते जाएंगे उतना साइज बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, फिर उसमें और क्या क्या फैक्टर आ रहे थे? आपका न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर आ रहा था। जितना गैप, जितना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, ये एक एटम है और इस एटम का ये एक शेल है, ये दूसरा एटम है और इसका वैलेंस शेल ये है, ये इसका वैलेंस शेल है। तो इस एटम में न्यूक्लियस और जो आपका वैलेंस शेल है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिस्टेंस है वो इतना सा है, ये इसका डिस्टेंस इतना सा, लेकिन इसमें कितना डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि जैसे 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 नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे जैसे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है और इसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। अगर वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब है तो इट विल बी एबल टू इफेक्ट पुट इट्स इफेक्ट मोर। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो इट विल बी अट्रैक्टिंग बाय द लार्जर इफेक्ट, वो लार्ज इफेक्ट के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, शेल दूर होता चला जाएगा, तो अब क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है इट हैज द मोस्ट इफेक्ट, मोस्ट न्यूक्लियर चार्ज, और जो नीचे वाला है इट हैज द लीस्ट न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब इन दोनों चीजों का इफेक्ट हो रहा है तो फिर एक और चीज भी तो थी जो डिस्कस हुई थी, क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। जितना डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल जितना ज्यादा होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? The energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom और वो इलेक्ट्रॉन which is loosely bounded, और फिर किस स्टेट में, किस कंडीशन में? आइसोलेटेड गैशियस एटम। जब एक आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया जाए तो इसके लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी वो क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जितना ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये गैप, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम किसकी होगी? इसकी कम होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान होगा, इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल होगा, इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी। क्लियर हो गया बेटा? देखो, सारी बातें आपस में रिलेटेड हैं। जब मैं बात एक शुरू करता हूँ ना, मैं एक चीज़ से, एक प्रॉपर्टी से, एटॉमिक साइज की बात उठाता हूँ तो उसी एटॉमिक साइज से ही रिलेटेड हैं बाकी सारी बातें भी। उसी से जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। जी, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान होता जा रहा है। ऐसे ही, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी साइज बढ़ रहा है तो फिर शील्डिंग इफेक्ट का क्या काम हुआ करता था? जैसे जैसे आप पीरियड में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो दरमियान में इसके यहाँ पे शेल भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जाएंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स they will be falling between the valence shell and the nucleus। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, शेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका पीरियड हैं, जो आपके शेल हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। सारी बातें आपस में रिलेटेड हैं, सारी बातें आपस में कंसर्न है। तो यही बात हमने वहाँ पे की थी कि बोरोन का जो वो है
इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल हैं। अब ये नॉन मेटल क्यों था? क्योंकि इसका साइज सबसे कम है। जब इसका साइज सबसे कम है इट मींस कि इट हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज अमंग इट्स ग्रुप। इसके जो अपने एलिमेंट्स हैं उनमें इसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा? ये थी सारी रीजंस। फिर हमने पेक्युलर बिहेवियर शुरू किया था। मुझे उम्मीद है आपने ये याद कर लिए होंगे, क्या नाम है इसका, मिनरल्स। इसको बेटा याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरोन पे हमारी बात हुई थी कि जी बोरोन है नॉन मेटल है, बाकी सारे इसके मेटल हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमारी बात हुई थी कि वाहिद एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है लेकिन ये नॉन मेटल है। तो मैंने बड़ी तफसील से आपको बता दिया था कि जी जो अल्कली मेटल हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, और जो आपकी थर्ड ग्रुप है बोरोन फैमिली, इन तीनों में ये वाहिद एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल हैं। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 भी हो गया था हमारा लास्ट टाइम, जहाँ पे हमारी बात हुई थी कि बोरोन अपने जो आउटर मोस्ट शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन हैं एक्साइट करवा लेता है। मैंने आपको बताया था कि 2s वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के p में ले आता है और तीनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए यूज़ करता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है बिटवीन +3 एंड -3, मोस्टली +3 पाई जाती है। अच्छा जी, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मैं आपके सामने अगर कंपाउंड लिखूं इसका बोरोन का जनरल एग्जांपल के लिए, और बड़ा कॉमन है, वो है बोरोन ऑक्साइड B2O3। तो इसमें ज़रा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसकी क्या निकलती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। तो -2 ऑक्सीजन की है और इसकी क्या हैं, कितने ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 3। तो ये कितने होगी? -6 है। तो इसी तरह बोरोन की 2 हैं, तो बोरोन के इसको जब बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होगा तो कितने हो जाएगी? +6 -6 ही बैलेंस होगा। तो अब +6 इसके ऊपर आई है तो बोरोन है कितने? 2। तो इसका मतलब एक बोरोन की कितनी होगी? +3 होगी। ये इस एग्जांपल में हो गया B2O3 में, जिसमें +3 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, नेक्स्ट आए पॉइंट नंबर 4। कहता है कि जी वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ बोरोन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। वर्ड यूज कर रहा है मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। हाँ जी, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। नाम से क्या लग रहा है? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूल्स को ऐड करने से बन रहे हो। समटाइम क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स, जो मॉलिक्यूल हैं, ये जब आपस में मिला करते हैं तो ये अपनी जो आइडेंटिटी है इसको ख़त्म कर लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करते। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है जिसमें है BF3 और कंपाउंड ये बनाता है C2H5 ये कंपाउंड। अब ये एक एग्जांपल के तौर पे है जो बोरोन का एडिशन कंपाउंड है, जिसमें क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बना रहा है। मॉलिक्यूल्स अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करते, और मॉलिक्यूल्स ही आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बना देते हैं। इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, जो कि मॉलिक्यूल के आपस में एड अप करने से बना। तो बोरोन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग द मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। बाकी जो एल्यूमिनियम वगैरह वो ये नहीं बना सकते। अच्छा जी, उसके बाद बेटा लास्ट में है ज़रा बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट, नाइट्रेट और अदर एनाइन बिकॉज बोरोन डज नॉट हैव अ स्टेबल कैटाइन। बिल्कुल सही बात है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसका डिस्कस किया तो हमने उसमें ये बात की थी कि बोरोन की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी होती है?
+3, मोस्टली +3 होती है, -3 भी समटाइम कैरी करता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो है, हो सकती है, लेकिन +3 की फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता। इसका जो कैटाइन बनता है, जो +3 के साथ जो कैटाइन बनेगा, ये स्टेबल नहीं होता। तो मैं ये बात कहूँगा कि बोरोन का जो कैटाइन है, बोरोन कैटाइन +3 इज नॉट स्टेबल। इसका जो कैटाइन बन रहा है, जिसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है, यह स्टेबल नहीं होता। यही वजह है कि ये सल्फेट्स के साथ, नाइट्रेट्स के साथ ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता। अब अगर आप थोड़ा सा इस बात को सोचें ना, और आप ये कंपैरिजन करें कि बोरोन के बारे में जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि बोरोन नहीं बना रहा है, इट मीन्स के बाकी तो बना रहे हैं ना, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह तो बना रहे हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, यही बनेगा ना एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट की क्या वैलेंसी होती है? -2, एल्यूमिनियम की +3। तो जब इसको कंपाउंड में लिखेंगे तो इसकी जो -2 थी ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे। जो एल्यूमिनियम की +3 थी ये इसके नीचे आ जाएगा, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, नाइट्रेट्स के साथ मिलकर ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ मेटल। एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, लेकिन बोरोन इलेक्ट्रॉन लूज करने की तरफ नहीं जाता। ये कोवलेंट कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, और उसकी रीजन क्या है कि इसका जो कंपाउंड है, इसका जो कैटाइन है +3 के साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, इट इज नॉट स्टेबल। क्लियर हो गया बच्चे बात? अब देखें जरा इसको दोबारा। कहता है कि बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट, नाइट्रेट और अदर एनाइंस। ये एनाइन है ना, सल्फेट क्या है? SO4 -2, तो ये क्या है? एनाइन है ना। तो इट डज नॉट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड विद एनाइंस बिकॉज बोरोन डू नॉट हैव अ स्टेबल कैटाइन। क्लियर हो गया बच्चे? अब इसके अलावा 2-4 बातें और जनरल से मैं बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ तक बुक में तो इसने यही लिखा हुआ है। फिर बोरोन का एक पेक्युलर बिहेवियर अगर आप गौर करें, पेज नंबर 38 का जो टेबल है, ये पहला टेबल, ये देखें ज़रा, इसमें इसके मेल्टिंग पॉइंट पे आए ज़रा। बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है। देखें, एल्यूमिनियम का देखें 660, गैलियम 30, इंडियम 157, थेलियम 304, करीब करीब सारे करीब करीब ही हैं, 5, 630, 40, 50 इसी रेंज में। लेकिन आप बोरोन का देखें 2180, यानी कि करीब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2180 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है। बाकी सारों का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें एक चलिए फिर भी ख़ास एक कोई रेशो मौजूद है आपस में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, करीब करीब ही है, बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है। इसकी रीज़न आपके जहन में होनी चाहिए, इसकी रीज़न आपके जहन में फ़ौरन आ जानी चाहिए। बताएं क्या रीज़न होती है इसकी? इसकी रीज़न है कि बोरोन इज़ अ नॉन मेटल। बोरोन क्या है? नॉन मेटल। ठीक हो गया। नॉन मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है, ये हाई होते हैं, कम भी हैं, यानी गैसेस वगैरह में होते तो कम भी हैं, लेकिन वो इनके जो नॉन मेटल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें ना, जैसे जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑन द अर्थ है वो किस चीज़ का है? वो किस कंपाउंड का है? डायमंड का है। कितना होता है? अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। और इसकी रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि उसमें कोवलेंटली बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ऐसे ही
तो बोरोन में भी इसी तरह कि ये चूंकि नॉन मेटल है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बाकी सब की निस्बत हायर 2180 डिग्री सेंटीग्रेड यानी करीब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी एक इसका पैक्युलर बिहेवियर हो गया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है। अच्छा जी, फिर उसके बाद और क्या बातें हो सकती हैं? बोरोन के एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स आपको पता क्या होते हैं? बोरोन के एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम वगैरह इनके एलोट्रोप्स नहीं होते। ये जनरल सी बातें छोटी छोटी सी पॉइंट्स के तौर पे जहन में रख लें, आगे कहीं काम आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद बोरोन मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, सॉरी बोरोन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बाकी जो है वो रिएक्शन नहीं करते। अब देखें ना, मेटल और मेटल तो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। अब जिसका एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थेलियम है, मेटल और मेटल के तो आपस में अलॉय बनते हैं, इनका तो आपस में रिएक्शन नहीं होता, अलॉय बनते हैं, वो उसकी जो इंटरस्टाइसिस हैं उसके दरम्यान में फिक्स हो जाते हैं। ये आपने चैप्टर इसमें फर्स्ट ईयर में चैप्टर में पढ़े हुए हैं, चैप्टर 4 के लास्ट में, जहाँ पे आपने थीरीज वगैरह पढ़ी हुई। तो लेकिन बोरोन जो है ये मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है। क्यों? क्योंकि खुद ये नॉन मेटल है। जैसे मैग्नीशियम के साथ मिलकर ये Mg3 मैग्नीशियम के साथ अगर मिले तो ये क्या बना देगा? Mg3B2, ये कंपाउंड इस तरह से बना देता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन करे। अच्छा जी, फिर एक और बड़ी बात, आपको ये बात पता है कि ये जो हैं आपके मेटल्स, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं, एसिड के साथ रेडिली रिएक्शन करती हैं और आराम से सॉल्ट बना देती हैं कोई ना कोई, और हाइड्रोजन गैस अलमशूर एमिट होती है इसमें से। ऐसे ही मेटल्स के साथ जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड रिएक्शन कर रहे थे, तो वो उसमें से हवा, उसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं और उसमें साथ में कोई ना कोई सॉल्ट बन जाता है। लेकिन अब बोरोन ये काम नहीं करता, ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करके उसमें से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलवा पाता। क्यों? क्योंकि बोरोन क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और बात आपको याद हो, ये पॉइंट आपने पहले पढ़ा भी है, पेज नंबर 14 पे आए जरा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 के ऊपर, यहां पे आपने ये बात पढ़ी है कि जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल में आपने पढ़ा है कि जो बोरोन के ऑक्साइड हैं ये बोरोन के जो ऑक्साइड हैं ये एसिडिक हैं, और इसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, और सबसे जो लास्ट है उसका ऑक्साइड क्या है? थेलियम का ऑक्साइड, वो बेसिक है। ये इस टेबल पे देख लें, पेज नंबर 14 के ऊपर जो टेबल बना हुआ है इसमें देख लें। जो थेलियम है उसका ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। ये आपको बात बताई थी उस वक्त भी कि बेसिक ऑक्साइड होना या एसिडिक ऑक्साइड होना या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होना, इसका क्या मतलब है? सोचिए ज़रा, जब मैं ये कहता हूँ कि इसका ऑक्साइड बेसिक है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो वाटर के साथ मिलके कोई ना कोई एसिड बना रहा है। जिसकी मैं बात करता हूँ कि इसका ऑक्साइड बेसिक है, वो वाटर के साथ मिलके कोई ना कोई बेस बना रहा है। जिसकी मैं बात करता हूँ कि इसका ऑक्साइड एसिडिक है, इसका मतलब है वो वाटर के साथ मिलके एसिड बना रहा है। अब बोरोन का केस में देखा जाए, अगर B2O3 को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो हम अभी अगले टॉपिक में भी देखेंगे, ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, H3BO3, HBO2, इस तरह के कंपाउंड बनाता है। अभी अगले टॉपिक में देखते हैं इसको। तो ये क्या बना रहा है इसने? ये क्या बनाया? एसिड बना। बोरोन के कंपाउंड्स, बोरोन के जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इनके कंपाउंड्स एम्फोटेरिक हैं, और जो थेलियम है इसके कंपाउंड बेसिक है। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। चलें बेटा, इसको यहाँ तक रखें। यहाँ तक हो गया आपका पैक्युलर बिहेवियर। क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं। बोरोन नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल। उसके बाद बोरोन वाहिद एलिमेंट है पहले तीनों ग्रुप्स में जिसका जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आउटर मोस्ट शेल में वो 4 से कम है, और लेकिन ये एक नॉन मेटल है। ठीक हो गया? बाकी सारे एलिमेंट्स पहले तीनों ग्रुप के मेटल हैं, ये वाहिद है जो कि नॉन मेटल।
फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 -3 में वेरी करती है। फिर एडिशन, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। फिर और क्या बात हुई थी कि इसके जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक हैं। फिर और क्या बात हुई है कि ये जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, फिर एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है, उसमें से हाइड्रोजन इमिट नहीं करवाता क्योंकि नॉन मेटल है। ये सारी बातें इसके अंदर हुई डिस्कस। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमने शुरू करना है बेटा कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। इसका जो सीक्वेंस है ना यही चला करेगा अब हर चैप्टर के अंदर। पहले आप शुरू में अक्रेंस वगैरह पढ़ लेंगे, मिनरल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पैक्युलर बिहेवियर पढ़ा करेंगे, उसके बाद आप उस एलिमेंट के जो फेमस हैं, जो इंडस्ट्रियली कमर्शियली इम्पोर्टेंट हैं, उनके कुछ कंपाउंड्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप उनकी प्रिपरेशन पढ़ा करेंगे, उनके केमिकल रिएक्शन पढ़ा करेंगे। ये बातें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ये भी कह सकता है कि जी इसकी प्रिपरेशन का बताएं, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ख़ास तौर पे जो रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो रिएक्शन के तौर पे भी पूछ सकता है कि जी बताएं ये कैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट एंड बैलेंस, कंप्लीट करें और बैलेंस करें। तो अब हम आते हैं इसके कंपाउंड्स के ऊपर कि इसके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं बोरोन के। अच्छा बेटा, इससे पहले एक तो इसका जो फेमस कंपाउंड है जो इसने सामने लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ बोरेक्स। क्या लिखा हुआ है? बोरेक्स। इससे पहले आपको मैंने एक छोटी सी चीज और करवा देनी है, ये भी हम कर रहे हैं क्या, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। सबसे पहले इसने यहां पे लिखा हुआ है बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट। इसको हम शुरू करते हैं। आप पहले नेक्स्ट पेज पे आए जरा, पेज नंबर 41 के ऊपर आए जरा, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 41 के ऊपर आए। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 41 के ऊपर हेडिंग है बोरिक एसिड। ये दूसरे कंपाउंड हैं इसके दो कंपाउंड, क्या, एक तो है इसका बोरेक्स और दूसरा है बोरिक एसिड। पहले करेंगे हम बोरेक्स ही, लेकिन बोरिक एसिड वाले जो शुरू के हैं ना, ये चार नाम जो एसिड्स के, ये मैंने आपको पहले करवाने, ये पहले आपको याद होंगे तो फिर आपको वो करने में आसानी हो जाएगी। इसको देखें ज़रा, कहता है कि जी देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड, 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है जनाब। उसमें कहता है कि ऑर्थोबोरिक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो बाकी सारे एसिड हैं वो स्टेबल, उसके अंदर स्टेबल फॉर्म में नहीं होते, वाटर में जब उनको डाला जाए तो वो सारे ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब असल जो मेन बात है ना उसके ऊपर आए सर। ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे इसने। पॉइंट नंबर 1 ऑर्थोबोरिक एसिड, पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ उसने मेटाबोरिक एसिड, पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है टेट्राबोरिक एसिड, पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ पायरोबोरिक एसिड। आपने अभी बैठ के 5 मिनट के अंदर अंदर ये चारों के नाम और ये चारों के फार्मूले इनको याद करना। याद करने का छोटा सा एक तरीका मैं बता देता हूँ। इसने जो तरतीब रखी है ना, इसने रखा हुआ ऑर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। तरतीब जो मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से रख लेंगे जहन में तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने इसके लिए वर्ड याद रखना है एम टॉप। क्या लिखा है? एम टॉप। आपने तरतीब ये रखनी है। जब तरतीब ये रखेंगे तो फिर फार्मूलाज मिक्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आपने कहना है मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। उसके बाद आपने कहना है टेट्राबोरिक एसिड। उसके बाद आपने कहना है ऑर्थोबोरिक एसिड। और लास्ट में आपने कहना है पायरोबोरिक एसिड। ये इसके नाम पे क्या हो गया? मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड। तरतीब ये रखा। अब ये तरतीब किस लिहाज से बनाई गई हुई है? ये तरतीब बनाई है हाइड्रोजन इंक्रीजिंग के लिहाज से। देखिए ज़रा, जो मेटाबोरिक एसिड है वो है HbO2।
HbO2। उसके बाद मेटाबोरिक एसिड में याद रखने के लिए ये बातें बता रहा हूँ, टिप्स आपके जहन में ये रहना चाहिए, इनको मिक्स नहीं करना क्योंकि ये नाम बार बार इस्तेमाल होने काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है, तो मिक्स ना होंगे। मेटाबोरिक एसिड में हाइड्रोजन है 1, टेट्राबोरिक एसिड में हाइड्रोजन है 2, वो है H2B4O7। कहाँ से शुरू हुई ये बात? एम टॉप मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड। और ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड मैंने बताया है, सीक्वेंस से बताया, ये इंक्रीजिंग विद द नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पहले के अंदर मेटाबोरिक एसिड के अंदर HbO2, टेट्राबोरिक एसिड के अंदर H2B4O7, पायरोबोरिक उसके बाद जो ऑर्थोबोरिक एसिड है उसमें है H3BO3 और लास्ट पे H6B4O9। इसको इस तरतीब से याद रखना, H6B4 और O9। 5 मिनट में इसको ज़रा याद कर लें हम। मेटाबोरिक एसिड HbO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। ठीक हो गया? वीडियो पॉज करें यहाँ पे और इसको ज़रा याद कर लें, पांचों इन चारों को तरतीब ये रखें, फिर मिक्स नहीं होगा। अब मैंने आपको ये बतानी है एक और छोटी सी कंसेप्चुअल बात, उसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे फिर बोरेक्स को। इनमें से इन चारों में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो बेसिकली ये वाला है, ये थर्ड ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का ही जो एक और नाम है, ये कहलाता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, इसको यानी जो सिंपली कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? बोरिक एसिड। और उसकी रीज़न आपको शुरू में उसने 1-2 लाइंस में बता भी दिए कि ऑर्थोबोरिक एसिड ही ऐसा एसिड है जो कि ज़रा स्टेबल भी है। बाकी सारे जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में तो हैं, लेकिन जैसे इनको सोल्यूशन में डाला जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ऑर्थोबोरिक एसिड में। ऑर्थोबोरिक एसिड का दूसरा जनरल नाम, कॉमन नाम बोरिक एसिड। अब जब मैं वर्ड यूज़ करूँगा ना बोरिक एसिड, तो इट विल मीन कि मैं ऑर्थोबोरिक एसिड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड। बेटा बड़ी आसान सी बात है कि देखिए इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन। मैं इन हाइड्रोजन्स को किसी सिंपल मेटल के साथ बदल सकता हूँ। इन हाइड्रोजन्स को किसी मेटल के साथ बदला जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, इसको रेज कर दूँ, बल्कि सारे को रेज कर देता हूँ। और अब ये बात सारी आपने ज़हन में रख ली है और उसको याद रखना है। ठीक हो गया? जब मेटाबोरिक एसिड को, मतलब HbO2 मेटाबोरिक एसिड, अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूं बाय सम मींस, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दूं, अगर मैं इसको रिप्लेस करवा दूं और यहां पे लगा दूं सोडियम, यानी कि इसको लगवा दूं सोडियम इसके साथ, तो अब ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। क्या कहा है मैंने? बोरिक एसिड में अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं बाय सम मींस, सोडियम के साथ मैंने रिएक्शन करवा दिया और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, आके यहां पे लग गया सोडियम, तो अब मैं इसको कहूंगा सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड। और अगर मैं मिसाल के तौर पे H3BO3 या मैं कहता हूं ये जो दूसरे वाला है आपका H2B4O7, इसकी एग्जांपल लें तो H2B4O7। अब ध्यान से ज़रा बात इधर सुने। H2B4O7 इसका नाम क्या है?
टेट्राबोरिक एसिड, मैं कहता हूं कि मैंने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवाया और इसको बना दिया Na2B4O7। क्या बन गया? क्या मैं इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड कह सकता हूं? यही बोरेक्स है। ये जो Na2B4O7 बना है, ये क्या है? ये बोरेक्स है। अब हम दोबारा आएंगे पिछले पेज के ऊपर, पेज नंबर 39 के ऊपर, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स या सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट हर हवाले से क्लियर कर लें। ये आगे वाले जो 4 बात हुई है जिनकी एसिड्स की, बोरिक एसिड की टाइप्स की, ये वाली जहन में रखें। इंशाल्लाह ताला बेसिक्स आपकी इस बारे में मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम ज़रा तेज़ी से इसको देखेंगे कि ये सोडियम बोरेट क्या है या सोडियम टेट्राबोरेट ही है क्या। ठीक है बेटा, यहाँ तक के लिए इतने रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। गुड लक।